नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और अब हम बात करने वाले हैं फिल्म इंडस्ट्री के हालत के बारे में, क्योंकि माना जा रहा है कि फिल्म इंडस्ट्री की जो हालत है थोड़ी सी नाजुक है, क्योंकि बहुत सारी जो बड़ी फिल्में हैं वो स्टॉल हो गई हैं। सलमान खान की द बुल और भी एक दो फिल्में हैं जिनके बारे में बात चल रही थी, लेकिन कैश क्रंच के चलते और जिस तरह का माहौल इस वक्त ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का हो गया है और जिस तरह से सैटेलाइट राइट की हालत हो गई है, उसके चलते जो पैसा फिल्म में लगाया जाता है वो पैसा निकल कर नहीं आता, और इसके लिए बहुत बड़े तौर पर जिम्मेदार माना जा रहा है जो फिल्म स्टार्स होते हैं उनकी फीस को और उसके बाद मार्केटिंग को। तो इन सब पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं गिरीश जौहर, जो कि निर्माता भी हैं और उसके अलावा ट्रेड एनालिस्ट भी हैं और काफी वक्त से फिल्म इंडस्ट्री में है। बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश साहब हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले प्लेजर जी, तो प्रकाश जी, प्लेजर ऑलवेज। जी जी, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कौन कौन सी ऐसी फिल्म हैं, जैसे सलमान खान की द बुल हमने सुना, और भी एक दो फिल्मों के मैं नाम सुन रहा था। तो पहले तो मुझे ये बताइए कि कौन कौन सी ऐसी फिल्म हैं जो फिल्मों जो बजट के कारण स्टॉल रही हैं। सी काफी एक्चुअली काफी एक्टर्स की, रणवीर सिंह की फिल्म्स के बारे में अगर कोई है, उनकी भी एक दो राक्षस पिक्चर, राक्षस। जी दो तीन डिस्कशंस हैं। आयुष्मान खुराना का भी है, एंड विकी कौशल की भी फिल्म्स हैं। तो काफी, सलमान खान का तो आपने मेंशन किया ही किया। तो काफी ऐसे एक्टर्स हैं जिनकी, शाहिद कपूर की भी एक फिल्म का रीवर्किंग हो रहा है, बजट वगैरह। तो काफी एक्टर्स हैं जो कि टॉप एक्टर्स हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के। उनकी फिल्म्स का रिविजिट किया जा रहा है, उनकी स्टोरी टेलिंग को, उनकी बजट्स को। मार्केट की डायनामिक्स आजकल थोड़ा सा स्लो है, उसके मद्देनजर। जी, सबसे पहले तो इसी बारे में मैं बात करता हूँ जो मैं आपसे कह रहा था कि स्टार की फीस को लेके जो है हंगामा है काफी वक्त से है। और जिस तरह से पीछे आपने देखा होगा अप्रैल में दो फिल्में आई थी, बहुत बड़े बजट की फिल्म थी, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, दूसरी मैदान। बड़े मियाँ छोटे मियाँ तो बहुत ही बड़ा बजट था, मेरे ख्याल में 300 के आसपास की, 300 करोड़ के आसपास की वो फिल्म थी। और जो कमाई थी वो कम रही। तो स्टार फीस कितनी मायने रखती है ये स्टार फीस की वजह से? क्योंकि मैंने ये बात फिल्म इंडस्ट्री में सुनी है कि जब भी हम कोई कहानी सुनते हैं और उसके लिए हम कोई कलाकार ढूंढते हैं, तो सबसे पहली बात ये होती है कि भाई ये कलाकार की इतने बजट की रिकवरी है या नहीं। वो कलाकार जो फीस मांगता है, मान लीजिए कोई कलाकार 12 करोड़ मांगता है, 15 मांगता है, 20 मांगता है, तो अगर वो 12 करोड़ की मांग रहा है तो उसका मतलब जो पिक्चर है वो आप लगा लीजिए कि 35-40 के आसपास जाके पहुंचेगी। प्रोडक्शन बजट भी होता है। तो सबसे पहले तो जो स्टार की फीस है, ये कितना बड़ा मुद्दा बन गया है और कब से बन गया? तो सी, मेरा मानना थोड़ा डिफरेंट है प्रशांत जी। अगर हम फिल्म्स की कंटेंट क्रिएशन की बात करें, तो डेफिनेटली स्टोरी टेलिंग सबसे पहले होनी चाहिए। सेकंड होना चाहिए कि डायरेक्टर, जो हम राइटर, जो हम शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं एज मेकर्स, उनका क्या विजन है स्टोरी का। बहुत सी स्टोरीज हैं जिनके लिए हमें बिग एक्टर्स नहीं चाहिए। अभी हाल ही में एग्जांपल ट्वेल्थ फेल का मैं आपको दूंगा, उससे पहले मिस्टर एंड मिसेस चैटर्जी का भी दूंगा। हालांकि ये सब इस्टेब्लिश प्लेयर्स हैं, इस्टेब्लिश मेकर्स हैं। तो अगर आपको फिल्म्स बनानी है, एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ स्टोरी टेलिंग करनी है, तो आपको राइट स्टोरी, राइट उसके मेकर्स साथ में टीम अप करने चाहिए। एक्टर्स आर सेकेंडरी इन दोज केसेस। बस यस, इम्पॉर्टेंट है। अगर आप प्रोजेक्ट मेकिंग की बात करेंगे तो डेफिनेटली वी नीड बिग स्टार्स। प्रोजेक्ट मेकिंग के साथ में तो जितना बड़ा स्टार होता है, जितना बड़ा वो रिकवरी पैरामीटर पे खरा उतरता है, उतना ही उनकी फीस होती है। बीच में ये टाइम आया था पैंडेमिक के बाद कि यस, दोनों मैच नहीं कर रहे थे, स्टार की फीस काफी हाई हो रही थी बिग प्रोजेक्ट्स के लिए, एंड रेवेन्यू, जो रिसोर्सेज थे वो ड्राइड अप हो गए, बॉक्स ऑफिस ड्राइड अप कर गया। सैटेलाइट मार्केट्स थोड़ी सी लो हो गई। अभी ओटीटी का भी कर्व, जो ग्रोथ कर्व है वो स्लो हो गया है। तो उनकी रेवेन्यू रेवेन्यू जो पोटेंशियल मैक्सिमाइजेशन है तो कम है। सो ओवरऑल जो हमारी की रेवेन्यू रिसोर्सेज हैं, उनका जो पैरामीटर्स है, समेशन है, वो कम चल रहा है। दैट इज द रीजन कि जो बिग स्टार्स हैं उन लोगों की जो रिकवरीज हैं कंपैरेटिवली, जो कॉस्ट ऑफ द फिल्म है वो मैच नहीं कर पा रही है। तो दैट इज द रीजन प्रोड्यूसर्स रीथिंक कर रहे हैं, रीवर्क कर रहे हैं। हैविंग सेड दैट, इट इज नॉट दैट कि ये एंड ऑफ द वर्ल्ड है, ये एक ट्रांजिशन फेज है। हर एक चीज का एक ट्रांजिशन फेज होता है। तो जब तक एक, इट्स 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 इकोसिस्टम, डिमांड एंड सप्लाई मैच होना चाहिए।
बॉक्स ऑफिस एकदम अप हो जाएगा तो साइमल्टेनियसली सारे रेवेन्यू स्ट्रीम्स भी अप हो जाएंगे। तो इट्स अ साइकिल एंड आई एम फर्मली बिलीव कि ये साइकिल बॉक्स ऑफिस का अप होने वाला है। इलेक्शंस भी ओवर हो गए हैं, आईपीएल भी अभी इतना मेजर इफेक्ट नहीं करता है, बट फिर भी तो अभी क्लीन फील्ड है, समर वेकेशन भी चल रहा है। जी। तो मैं वन बाय वन लेते हैं। जैसे आपने बात की पेंडेमिक के बाद, तो हुआ ये था कि पेंडेमिक में जब फिल्में रिलीज नहीं हो पा रही थी सिनेमा हॉल में, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने मोटे पैसे पे, मोटे दामों पे इन फिल्मों को खरीदा। और स्टार्स को और फिल्म इंडस्ट्री को ये लगना शुरू हो गया कि अब एक और एवेन्यू उनके पास है सिनेमा के अलावा, जहां से वो पैसा कमा सकते हैं। तो अब जब स्टार अपने दिमाग में रिकवरी सोचता है, तो वो ये सोचता है कि सिनेमा हॉल से तो आएगी ही, साथ में सैटेलाइट पे फिल्म इतने की बिक जाएगी, उसके अलावा ओटीटी पे फिल्म जितने की बिक जाएगी। और लेकिन हुआ ये कि पेंडेमिक के बाद जब फिल्मों ने औंधे मुंह गिरना शुरू किया, पिछला साल बहुत अच्छा रहा लेकिन बहुत सारी फिल्में नहीं भी चली, तो ओटीटी ने भी एक नया तरीका अपनाया कि भाई फिल्म आप रिलीज करिए सिनेमा घर में, और उसके बाद जैसी परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस उसकी होगी, उसको देखते हुए पैसे को नेगोशिएट किया जाएगा कि हम कितने में आपकी फिल्म खरीदेंगे। इस बात ने भी कहीं बहुत बड़ा धक्का दिया है गिरीश साहब, अगर मैं पूछना चाहूँ आपसे तो। नहीं तो डेफिनेटली बॉक्स ऑफिस पैरामीटर इज द क्रिटिकल पैरामीटर, एंड वो होना भी यही चाहिए, क्योंकि अगर ऑडियंसेस को फिल्म पसंद आ रही है तो व्हाई नॉट। तो अभी ओटीटी भी क्या हो रहा है, तब तो पैंडेमिक में नए नए आए थे, अब उन्होंने एक नया बिजनेस मॉडल बना लिया है कि बॉक्स ऑफिस को फिल्म्स के साथ लिंक कर दिया है। उससे उनको दो तीन एडवांटेज है, उनको उसकी मार्केटिंग नहीं करनी पड़ती है, मार्केटिंग ऑलरेडी फिल्म की प्रोड्यूसर्स या स्टूडियोज कर लेते हैं, तो उनका जो मार्केटिंग कॉस्ट है वो कम हो जाता है। दूसरा उनका एक्विजिशन कॉस्ट है। अभी अगर वो बॉक्स ऑफिस लिंक्ड है और अगर बॉक्स ऑफिस में पिक्चर अच्छी चली है, तो अच्छी हिट फिल्म के ज्यादा पैसे देने में उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। और अगर फिल्म अच्छी नहीं जाती है तो डेफिनेटली उनको कम पैसे देने पड़ते हैं, तो दे आर विलिंग टू टेक दैट रिस्क। एंड आई थिंक दैट्स अ फेयर मॉडल ऑल्सो। आई थिंक एक बेसिक बेस प्राइस रख के और अगर हम बॉक्स ऑफिस लिंक करें, तो प्रोड्यूसर्स एंड एक्टर्स शुड go ahead and we should make these kind of films so that everyone is making money। and अगर फिल्म का एवरेज परफॉर्मेंस भी होता है, तो ये नहीं है कि एक ही पर्सन के पास ही जाए एंड बाकी डाउन द ड्रेन people are losing out money। it's a collective effort, so it has to everyone has to ensure that the film project sails through। जी। एक और चीज जो पेंडेमिक के बाद हुई, कि पेंडेमिक के बाद स्टार्स ने करीब 20% इजाफा अपनी फिल्म अपनी फीस में जो है वो किया। और वो जो इजाफा था, उस पेंडेमिक के बाद जो 2-3 साल थे, एक साल फिल्म चली, साउथ की चली, फिर अभी लास्ट ईयर बहुत सारी फिल्म, करीब 12,000 करोड़ से ऊपर का कारोबार सिनेमा ने किया है। लेकिन इस साल फिर से हम मंदे में चल रहे हैं। तो ये जो 20% का इजाफा था, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स, आप खुद प्रोड्यूसर हैं, बहुत सारे प्रोड्यूसर इस बात पे बात करते हैं कि भाई जो रेवेन्यू शेयरिंग है, कि अगर फिल्म ने कमाया तो आप इसका हिस्सा ले लीजिए, भाई जितना अच्छा कमाएंगे उतना आपको मिल जाएगा। रेवेन्यू शेयरिंग पे स्टार, बहुत सारे स्टार काम करने को तैयार हैं, कुछ लोग काम भी करते हैं। जैसे शाहरुख का मैंने सुना है, शाहरुख रेवेन्यू शेयरिंग पे करते हैं, आमिर भी ऐसा करते हैं। तो ये रेवेन्यू शेयरिंग पे स्टार, क्या क्या खुद उनको भरोसा नहीं है अपनी फिल्मों पर और अपने काम पर? You see, but I don't know. That is a different perspective. From my perspective, it is the forces of market demand and supply। अगर प्रोड्यूसर को लगता है कि मेरे को इस पर्टिकुलर एक्टर के साथ ही फिल्म बनानी है, तो ऑब्वियसली उसकी डिमांड ज्यादा है। एक्टर जो है उसको लगता है कि मेरी डिमांड ज्यादा है, तभी तो मेरे पास प्रोड्यूसर्स आ रहे हैं। अगर प्रोड्यूसर को लगता है कि पर्टिकुलर एक्टर ए बहुत ज्यादा मांग रहा है, तो ही कैन गो फॉर एक्टर बी ऑल्सो। तो इट इज जी। अ मार्केट डायनामिक्स जो मेरे को लगता है। आपका जो मेन क्वेश्चन है कि रेवेन्यू शेयरिंग के साथ वो लोग कॉन्फिडेंट नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। एक्टर्स को पता है कि अब उनको अच्छी फिल्में करनी है, और बहुत से एक्टर्स आपने खुद ही नाम ले लिया, शाहरुख खान तो अपनी कंपनी में करते हैं, शाहरुख खान है, आमिर खान है, सलमान खान अपनी फिल्म में, टॉप थ्री भी अपनी, ऋतिक भी मोस्टली, जैसे अगर अपनी क्रिश सीरीज जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, यशराज भी बड़े स्टार्स के साथ कुछ रेवेन्यू शेयरिंग करता है। तो जितने भी बड़े एक्टर्स हैं, जॉन इब्राहिम जी भी अपना रेवेन्यू के साथ करते हैं। कुछ एक इट्स अ गिव एंड टेक नेगोशिएशन टूल होता है। ऐसा नहीं है कि एक्टर्स कॉन्फिडेंट नहीं है।
दे वांट अ सर्टेन लिमिटेड फी एंड अपसाइड अगर मिल रहा है तो व्हाई नॉट, अगर प्रोजेक्ट अच्छा होता है तो दे डू कम। अक्षय कुमार तो फेमस है, आपको तो पता ही है, ही इज जी, डूइंग अक्षय लॉट कुमार तो ऑफ। मैं वो नहीं करते हैं, जितना मैंने सुना है बहुत कम है उस पे करते हैं जो रेवेन्यू शेयरिंग है। उनका एक फी है जो आई मोटा थिंक फी। नहीं, मेरे को लगता है कि वो ज्यादा करते हैं, क्योंकि उनकी उनका थॉट प्रोसेस है कि he has to tell more stories, he has to be regular in touch with fans। साल में ही plans to do 3 to 4 films, तो उनका churn out भी है। तो आई थिंक इट्स everyone is flexible by and large, डिपेंडिंग कि क्या डिमांड है स्क्रिप्ट की एंड प्रोड्यूसर। जी, लेकिन एक जो सवाल सबसे बड़ा उठता है वो ये है कि अगर रेवेन्यू शेयरिंग होती है तो अगर मान लीजिए फिल्में नहीं चलेंगी, पैसा नहीं आएगा, इंडस्ट्री के पास पैसा नहीं आएगा तो फिल्में नहीं बनेंगी। जब फिल्में ही नहीं बनेंगी तो स्टार्स क्या करेंगे? तो अगर प्रोड्यूसर्स या फिल्म फ्रेटर्निटी ये चाहती है कि ये बाय एंड लार्ज पूरे जो स्टार्स हैं वो सब इस धर्रे पे चलें या इस फॉर्मूला पे चलें, तो इसमें मुश्किल कहाँ आ जाती है? आपके दोस्त यार भी होंगे, आपने खुद भी देखा होगा, क्या एडमेंट हो जाते हैं बहुत से स्टार इसको लेके कि नहीं, नहीं देख रहे हैं इस बात को कि पेंडेमिक के बाद थोड़े हालत खराब होंगे? अगेन नहीं, एडमेंट इन द सेंस, अगेन उनका ये टूल है, डिमांड एंड सप्लाई में ही मैं जाऊंगा। बहुत से स्टार्ट एडमेंट मेरे को नहीं लगता, आज को सबको एवरीवन इज ग्राउंड रियलिटीज, सबको पता है। ये नहीं है कि उनको लगता है कि प्रोड्यूसर पैसे कमा रहे हैं और मेरे को कम दे रहे हैं, ये बोल के कि मार्केट डायनामिक्स लो है। एवरी टॉप स्टार, जितने भी बड़े एक्टर्स हैं, जितने बड़े लीडिंग एक्ट्रेसेस हैं, सबको पता है आज फिल्म की इकोनॉमिक्स बाय एंड लार्ज। उनको ये मालूम है कि अगर मेरी एक्स करोड़ की फिल्म है तो X+2%, 20% मिल रहा है, तो चलो ठीक है। ये है, मतलब दे आर, इट इज नॉट दैट दे आर एमिंग समथिंग इन द डार्क। उनको पता है कि पिक्चर की कॉस्ट कितनी है, मेरी फी कितनी है, बाकी लोगों की फी कितनी है, तो टोटल लैंडिंग कॉस्ट फिल्म की कितनी पड़ेगी। तो उस हिसाब से, मतलब वो ही अपनी निगोशिएट करते हैं और डिपेंड। ये तो आप खाली फी की बात कर रहे हैं, बहुत सब आजकल तो प्रॉब्लम क्या हो गया है कि स्टोरी टेलिंग, जो कि एक नई हमें दिशा में एक्चुअल में फिल्म इंडस्ट्री को लेके जाना है, क्योंकि हमारी जो स्टोरी टेलिंग है वो ऑडियंस को इतनी लुभा नहीं रही है। हमें नई जी, तरह की स्टोरी टेलिंग, नहीं, वो क्रिटिकल एलिमेंट है। पहले तो उनको स्टोरी पसंद करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज हर एक एक्टर के पास कुछ ना कुछ फिल्में रहती ही रहती हैं। तो उनका जो टाइम पीरियड है वो हमेशा 6 महीने या साल के आगे का रहता ही रहता है। तो टू सिलेक्ट अ फिल्म नाउ, जो कि 1 साल के बाद वो शायद शूट करेंगे, रिलीज होगी छह या? महीने टेक्निकली 1.5 से 2 साल के बाद वो स्टोरी रेलेवेंट रहेगी कि नहीं रहेगी। आई थिंक दैट इज मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इन देयर माइंड। एंड इकोनॉमिक्स बाय एंड लार्ज उनको पता है कि अगर मेरी स्टोरी डिफरेंट है, अच्छी है, तो वो इकोनॉमिक्स तो बैठ ही जाएगी, क्योंकि बॉक्स ऑफिस पे भी वो डिफरेंट होगी, लोगों को पसंद आएगा तो ऑटोमेटिकली, और बाकी रेवेन्यू स्ट्रीम भी फॉलो इन करते तो आप कह रहे हैं कि स्टार जी के अलावा एक कंफ्यूजन की स्टेट भी है इंडस्ट्री में अभी, क्योंकि पेंडेमिक के बाद लोगों को क्या पसंद आ रहा है, कोई फिल्म चल जाती है, हैं। कोई यस, नहीं वो चलती है। सेंस एग्जैक्ट पल्स चाहिए हम। जी, वो एक है प्रॉब्लम। दूसरी चीज जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक और बहुत बड़ा हिस्सा जो है बजट का वो जाता है मार्केटिंग में, है ना? तो मार्केटिंग के लिए भी मैं पढ़ रहा था कहीं पे कि उसको भी कट करने की कोशिश की जा रही है। तो आपके मुताबिक, आप बतौर निर्माता और बतौर ट्रेड एनालिस्ट, आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे कॉर्नर्स हैं जहां पे हमें पैसे कम करने की जरूरत है? सी ऑलरेडी, जैसे डाउन साउथ में जो एक्टर्स की ऑन्टोराज कॉस्ट है, उसकी तो उन्होंने डिसीजन ले ही लिया है। इन मैं अरविंदी दर्शकों को फिल्म, समझा देता हूँ, अंडोराज का मतलब ये होता है कि जब एक एक्टर चलता है तो उनके साथ कम से कम 18 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो उनका हेयर मेकअप बॉय, ड्राइवर और उनका जिम इंस्ट्रक्टर, ऐसे करके बहुत सारे लोग होते हैं जो उनके साथ चलते हैं ताकि एक्टर को प्रॉब्लम ना हो। फिजियोथेरेपिस्ट भी एक्टर्स के साथ जाते हैं कि कल को उनको कोई चोट लग गया, कोई प्रॉब्लम हो गया, तो फूड ऐसे फूड उनका न्यूट्रिशन। फूड न्यूट्रिशनिस्ट भी जाते हैं, क्योंकि ये सारे लोग उनके खाने पीने से लेके हर चीज का ख्याल रखते हैं और इन्हीं लोगों को पता होता है। तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि जहां पे एक्टर जा रहा है वहां से किसी को हायर कर दिया जाए, क्योंकि बॉय को मालूम है कि वो किस तरह की चाय पीते हैं, किस तरह की कॉफी पीते हैं और कितने टाइम पे पीते हैं। तो वो एंटोराइज जो वो भी जरूरत है, तो उसी की बात जो गिरीश जी है वो कर रहे हैं कि साउथ में कट कर दिया गया है। जी, आगे आप बोलिए आप।
हाँ, तो सिमिलरली हिंदी फिल्म फ्रेटर्निटी में भी इसके ऊपर बहुत स्ट्रांगली डिस्कशंस चल रहा है कि इसका जी एक हम लोग इस पे भी एक कैप कर दें, या वेरियस परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन है। सो इट इज नॉट दैट कि सब ब्लाइंडली चल रहे हैं, डिस्कशंस चल रहा है स्टोरी टेलिंग की भी, कि अननेसेसरीली कॉस्टिंग वहां पे भी अगर बच सकती है तो उसकी भी हम लोग सोच, मतलब प्रोड्यूसर्स आर थिंकिंग। एंड मार्केटिंग का, यस, जो रेलेवेंट मार्केटिंग है, जस्ट गोइंग ऑल आउट डज नॉट मेक सेंस। आप ऐसी होर्डिंग लगा दीजिए ऐसी ऐसी सिटीज में जहाँ पे फिल्म रिलीज होने के चांसेस ही नहीं है, या आप आजकल डिजिटल प्रमोशन में ओवरबोर्ड चले जाते हैं। तो हर जगह यस रैशनलाइजेशन हो रहा है, सो दैट एवरीवन इज ऑन देयर ओन फीट, एंड ये इंडस्ट्री फिर से एक हेल्दी इकोनॉमिक्स पे चल पाए। मार्केटिंग का मैं और ऑडियंस को थोड़ा खुल के बता देता हूँ। मार्केटिंग में जितने भी आप प्रचार देखते हैं फिल्म का, हर सिटी में सिटी टूर्स होते हैं, अलग अलग जगह पे एक्टर्स जाते हैं, इंटरव्यूज देते हैं, या कॉलेजेस में होते हैं, जाते हैं, यस, बहुत सारे ऑडियंस, टीवी उन सब में प्रमोशन भी। होते हैं, जी, रेडियो होर्डिंग्स होते हैं, प्रमोशन। रेडियो प्रमोशन होता है, एडवर्टीज, ट्रेलर्स आप टीवी पे देखते हैं। तो इन सब में भी पैसा लगता है, ये बहुत बड़ा मार्केटिंग का बजट होता है। और कई बार लोग ये कहते थे कि अगर 30 करोड़ की पिक्चर है तो उसमें कम से कम 15 से 20 करोड़ शायद कई बार मार्केटिंग में लग जाता है, और बड़े स्टार की फिल्म है तो उससे भी ज्यादा पैसा जो है वो मार्केटिंग में लग जाता था। एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, हमने जो बात की ओटीटी ड्राई डाउन हो गए हैं, सैटेलाइट राइट जो है, सैटेलाइट का जो पैसा है वो क्यों कम होना शुरू हो गया है? सो बेसिकली व्यूअर्स को एक एडिशनल विंडो मिल गई है ओटीटी के, तो व्यूअर्स जी तो वही है, अब उनके पास एक थिएट्रिकल विंडो स्क्रीन, एक वो प्रीमियम स्क्रीन है, उसके बाद इनके पास एक अभी ओटीटी विंडो भी मिल गया है, एंड सैटेलाइट विंडो भी है। मेरे को लगता नहीं है कि वो कम हुआ है, वो एक अपने बेस लेवल एक ग्राफ पे आ गया है, क्योंकि एडवर्टाइजर्स जो ओटीटी, जो सैटेलाइट के एडवर्टाइजर्स हैं, टीवी चैनल्स के एडवर्टाइजर्स हैं, वो बुके खरीदते हैं चैनल्स का, या वो बुके खरीदते हैं फिल्म्स का या प्रोमो। जैसे हिंदुस्तान लीवर है, उसको पता है कि एक चैनल पे 10 पिक्चर प्रीमियम आ रही हैं, तो कोई बड़े से शोज आ रहे हैं, एक एक क्रिकेट का कोई मैच आ रहा है या सीरीज आ रही है, तो वो एक ऐसा ग्रुप का बाय एंड लार्ज करते हैं। तो उस डायनामिक्स के वजह से सैटेलाइट व्यूइंग का एक हम लोगों ने एक इक्विलिब्रियम काइंड ऑफ आया है, जो कि आई थिंक बाय एंड लार्ज सबको एक्सेप्टेबल है, क्योंकि अभी सैटेलाइट विंडो जो हो गई है और स्क्रीन हो गई है, वो नंबर 3 स्क्रीन हो गई है, इन द सेंस जी कि ऑडियंस की फर्स्ट प्रेफरेंस थिएट्रिकल हो गई है, सेकंड प्रेफरेंस ओटीटी हो गई है, एंड थर्ड प्रेफरेंस सैटेलाइट स्क्रीनिंग की है। इसीलिए बाय एंड लार्ज थोड़ा सा उसका रेवेन्यू में डिप है, बट आई थिंक फेयर बैलेंस्ड इक्विलिब्रियम पे चल रहा है। एक और चीज, दो चीजें मैं आपसे जाते जाते पूछना चाहूंगा। पहली ये कि फिल्म इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जाते रहे हैं। अभी एक बहुत बड़ा और बहस जो छिड़ी हुई थी वो थी टिकट के दामों को लेके। जाहिर सी बात है, बड़ा स्टार होगा, बड़ी बजट होगी तो टिकट भी महंगे होंगे। एम आई राइट? डिपेंड करता है, यस, ऑन मेकर्स टू मेकर्स, कि अगर बड़ा स्टार है तो क्योंकि उनको रेवेन्यूज का जो इनिशियल क्रेज ऑफ द फिल्म है उसका चाहिए, तो टिकट प्राइसेस वो लोग ज्यादा भी रखते हैं, यस। जी। तो जब कोई, अभी हमने सिनेमा लवर्स डे मनाया या कुछ, अ, हम अलग अलग डेज मना रहे हैं सिनेमा के लिए, ताकि जो सिनेमा प्रेमी है वो सिनेमा हॉल की तरफ आए ज्यादा से ज्यादा और फिल्म देखें। उस वक्त टिकट के जो दाम है वो कम कर दिए जाते हैं, या तो 99 रुपए का टिकट हो गया, या फिर एक के साथ एक फ्री टिकट हो गया। मुझे बताइए, लॉन्ग रन में ये कितना फायदेमंद है? क्योंकि 99 रुपए के टिकट से मान लीजिए आपके 1000 ऑडियंस लोग आ गई सिनेमा हॉल में, अगर 1000 की कैपेसिटी है तो, और 250 रुपए का अगर टिकट है, यानी कि 500 में अगर टिकट है, तो मैं 250 इसलिए बोला कि 50% प्रोड्यूसर का, 50% सिनेमा एग्जीबिटर्स का। तो अगर 250 रुपए आ गए तो क्या वो बराबर ही नहीं पड़ा कि 99 रुपए के टिकट में आपके पास शायद 40 रुपए, 45 या 50 रुपए आपके पास तो आएंगे, दोनों में, और 250 तो में। प्रशांत, दोनों में डिफरेंस है, यस। लोएस्ट टिकट रेट राइट नाउ पब्लिक को चाहिए कि सिनेमा फ्रेटर्निटी फील कर रही है कि इस वक्त जो सिनेमा के अंदर वॉक इन है वो बहुत कम है। वो कम कई रीजनों से हैं, ऑब्वियसली एक्सटर्नल फैक्टर्स, चाहे वो इलेक्शन हो, आईपीएल हो, या है। दूसरा एक और फैक्टर है कि फिल्म्स भी नहीं है वैसी। तो अब अगर आप एक फिल्म आ रही है जो कि न्यू कास्ट की है या कुछ, अगर आप उसको 250 रुपए में दोगे तो ऑडियंस
जो कि डबल माइंड होती है कि आज हम पिक्चर देख सकते हैं, नहीं देखे, वो 250 रुपये सुन के विद न्यू कास्ट उनको ट्रेलर मीडियोकर लगा तो वो एकदम ही नहीं आएंगी। बट अगर आप सेम मिडिल लेवल कास्टिंग को 19 ल्यूक्रेटिव ऑफर में लेके आए तो यस दे कैन ट्राई। तो जब वो फिल्म के सिनेमा के अंदर आते हैं तो अगला मे बी एक हॉलीवुड फिल्म का ट्रेलर देख लेते हैं या कोई और फिल्म का ट्रेलर देख लेते हैं, तो एक हैबिट ऑफ कमिंग टू सिनेमा वो एक रिवाइव होती है, वो एक इंटाइसमेंट होती है बड़े स्क्रीन पे देखने के लिए। सो आई थिंक दैट इज अ क्रिटिकल फैक्टर। जहां हम बात करें बाय वन गेट वन की, उससे मैं किसी हद से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो ऑडियंसेस को आप एक फ्री टिकट दे रहे हैं जबकि आपका कॉस्ट डबल हुआ हुआ है पीछे से, एंड रेवेन्यू को आप हाफ कर रहे हैं। तो दैट इज अ इकोनॉमिक्स विच आई पर्सनली डोंट वुड नॉट रिकमेंड दैट वी शुड डू। बिकॉज उसमें ये है कि अगर हम वो एक्सेसिव भी करने लग जाएंगे तो ऑडियंसेस को लगेगा कि चलो अभी हम थोड़ा और वेट करते हैं, मे बी कोई वीकडे में कुछ ऐसा होगा, मे बी एक दो और हफ्ते आगे ऐसा हो सकता है कि हम लेसर प्राइस पे देखें। तो इसके अंदर भी एक बैलेंस लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि तो अदरवाइज आपके अगर कहने हम का मतलब, देखें जी, आपके कहने सिनेमा का इज मतलब एन ये है कि, इम्पल्स, सिनेमा की जो टिकट बाय करना है वो इम्पल्स बाय होता है। लेकिन अगर हम राइट, उसमें भी ढील दे देंगे तो वो 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद तो फिर वो एक कोई नई फिल्म आ जाएगी या किसी को काम आ जाएगा तो वो कहेंगे चल मैं ओटीटी पे या अपने फोन पे या टैबलेट पे ही देख लें। तो जी, एक तो उसका आप एक ये कह बैलेंस रहे हैं कि, जरूरी है। राइट, तो आप ये कह रहे हैं कि सिनेमा हॉल में अगर दर्शक आएंगे तो एक तो उनको आदत पड़ेगी और आगे आने वाली जो फिल्में हैं उनके बारे में जानेंगे। एंटाइज कर, प्रॉफिट यस की, बिजनेस की या प्रॉफिट की बात करें तो वो शायद उतना फायदेमंद नहीं है, मगर यस लॉन्ग रन में फायदेमंद है, आप ये बोल रहे हैं। जी, यस ऑब्वियसली उससे इतना मेजर फायदा नहीं होता है मेकर्स को, बट इट इज मोर ऑफ द हैबिट ऑफ फॉर्मिंग कभी पीछे आप जी, देखेंगे एवरेज फिल्में भी चलती थी, क्यों? क्योंकि लोगों को एक सिनेमा की जो हैबिट फॉर्मेशन थी, आके आते रहते थे आते रहते थे आते रहते थे। बहुत बार हम कहते थे जी, एवरेज पिक्चर है लेकिन चल भी रही है, वो बिकॉज ऑफ हैबिट था लोगों का, रेगुलर वॉक इन रेगुलर होते रहते थे। तो कहीं ना एवरीवन कहीं इज ये, ट्राइंग टू डिवाइड दैट। कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि ये जो हालत अभी जो आप कह रहे हैं ट्रांजिशन पीरियड है फिल्में नहीं, और इंडस्ट्री के पास पैसा भी उतना नहीं है कि अभी नहीं लगा पा रहे हैं बड़ी फिल्मों में, या तो कहीं ना कहीं ये जो पीछे जो चीजें हुई हैं कि एक के साथ एक फ्री हो गया, या मे भी शायद कॉर्पोरेट बुकिंग हो गया या कुछ और हो गया, उनका असर अब दिख रहा है। उस टाइम टेलीविजन पे, अखबारों में, खबरों में बड़े बड़े आंकड़े आए, लेकिन उनका असर अब दिख रहा है। नहीं, असर तो नहीं, सी ऑडियंस की मेमोरी इतनी लॉन्ग नहीं होती है, उनको मूवी नहीं, बाय असर, एंड लार्ज असर इन टर्म्स ऑफ मनी इन्वेस्टमेंट। नहीं, क्योंकि उनका जो रिकवरी था वो तो ऑलरेडी बाकी चैनल से आ चुका था। उसका मेरे को ये है कि ऑडियंसेस की मेमोरी इतनी स्ट्रांग नहीं होती, उनको अगर एक ट्रेलर पसंद आया है और उनको ये लगता है कि मेरे को ये बड़े स्क्रीन पे देखना है तो वो बड़े स्क्रीन पे देखना है। अब चाहे उसकी टिकट अगर आप 500 रुपए की कर दोगे तो अगर क्या होगा, वो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, उनको लगेगा यार ये 500 पिक्चर देखने चले जाएंगे, लेकिन उनको लगेगा ये 500 की वर्थ नहीं थी, अगली बार नहीं आएंगे। आप समझ रहे हो? उनको लग रहा है कि ये काश 300 की होती तो मुझे चुभती नहीं, 500 की तो महंगी फिल्म थी यार, नहीं नहीं, तो मेरा मेरा सवाल ये था कि जो पीछे जो 99 रुपए की टिकट या जो भी कलेक्शन हुए, चाहे वो कॉर्पोरेट बुकिंग से हुए, चाहे वो वन के एक के साथ एक टिकट फ्री से हुए, तो वो दिखने में अखबारों में, खबरों में एक बड़ा आंकड़ा आ गया कि इतनी कमाई की है फिल्म ने, लेकिन असल में वो कमाई उतनी नहीं थी। तो वो पैसा वापस लौट के इंडस्ट्री के पास नहीं आया, और उसकी वजह से इंडस्ट्री अब जो आगे बड़ी फिल्में हैं या बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनमें लगाने में नाकामी है या सोच रही है। नहीं, ये मेरा ऐसा सवाल। नहीं है। आप वो जो आप नंबर्स बोल रहे हैं वो आप एक्चुअली बॉक्स ऑफिस के नंबर्स बोल रहे हैं, जी, और जी, हम बाय एंड लार्ज सैटेलाइट, म्यूजिक, डिजिटल एंड बॉक्स ऑफिस, हम कॉम्प्रिहेंसिव बोल रहे हैं। उसका जी। आई डोंट थिंक उसके वो दोनों अलग डिफरेंट पैर। ओके, सो कुल मिला के ये है जो गिरीश साहब ने बताया कि ये एक ट्रांजिशन पीरियड है, और अभी जो फिल्म मेकर्स हैं वो भी ये सोच रहे हैं कि किस तरह की फिल्में हैं जो काम करेंगी। बजट कम करने के लिए क्रिटिकल। सोचा, जी, और बजट भी कम करने के लिए सोचा जा रहा है। एंटोराज की बात की, और भी मार्केटिंग बजट्स हैं, और अगर स्टार्स अपनी फी में कटौती करते हैं तो वो भी एक अच्छा कदम होगा। और जैसा गिरीश कह रहे हैं कि ये एक ट्रांजिशन पीरियड है, हम भी ये चाहेंगे कि एक ट्रांजिशन पीरियड है और दर्शक जो है वो सिनेमा घरों में लौटे फिर से। हमारे पास भी खबरें हों कि बड़े बजट, बड़े मोटे
1200 करोड़ या 1500 करोड़ फिल्म ने कर लिया, वो इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा है, दर्शकों के लिए भी अच्छा है, और सबके लिए अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। Thank you very much. I look forward to talking to you always, Prashant. Thank you. Thank थैंक you. थैंक यू सो मच।